हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इन सब पर आधारित जितने भी सवाल बनते हैं उन सारे सवालों को सॉल्व किए थे। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज। और ये क्लास त्रिभुज का केवल थ्योरी क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला स्लाइड है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज के प्रकार। देखिए, त्रिभुज को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो पहले हम लोग जानेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला आपका समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसकी क्या विशेषताएं होती है? आप सिंपल सा है, जानते होंगे कि इनके तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें ए बी, बी सी और सी ए तीनों भुजाएं बराबर माप की होगी। ठीक है, अगला पॉइंट कि इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती है? इनकी दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे यहाँ पर यह समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इनमें एक भुजा ए बी, दूसरा है ए सी, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ भुजा जो ये बी सी है ये इसका आधार कहलाएगा। इसके बाद इनकी दो कोण बराबर होंगे, और ये दोनों कोण कौन सी होंगे? ये समान भुजाओं के सामने वाले कोण। जैसे ये भुजा आपका ए बी है तो इसके सामने बन रहा है ये कोण अगर थीटा है। ठीक है, ये कोण अगर आपका थीटा है तो ये ए सी के सामने बनने वाले कोण भी थीटा होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। आगे इसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिनकी भुजाओं का लेंथ अलग अलग हो। ठीक है, कोई भी भुजा एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, तो वो त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। इनकी क्या विशेषताएं होती है? इनके कोई भी भुजा बराबर नहीं होंगे, ना ही इनके कोई कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इनकी भुजाओं की माप अलग अलग है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। आगे इसके बाद है कोणों के आधार पर वर्गीकरण, यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं अब हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला आपका न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। न्यून कोण आप जानते होंगे, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, वैसा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो इसी से आपको रिलेट करके याद रखना है न्यून कोण त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोणों की माप 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होंगे, वो कहलाएंगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये त्रिभुज है, इनके तीनों कोण एक 50 डिग्री का है। ठीक है, ये 60 है, ये 70 है, तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, और है भी। लेकिन ये तीनों कोण आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए इस त्रिभुज को क्या नाम देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर लिखा भी गया है तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे और सभी एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी सभी कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। त्रिभुज में तीन कोण है और तीनों न्यून। और यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो अपोजिट होंगे लार्जेस्ट एंगल के। जैसे देखिए, सबसे बड़ी कोण यहाँ आपको क्या दिख रहा है? 70 डिग्री का। तो इसके सामने वाली जो भुजा है, जैसे इसके सामने वाली भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी सबसे बड़ी भुजा होगी इस त्रिभुज की। ठीक है, और जो सबसे छोटी कोण है यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी। तो इसमें जो है सबसे छोटी भुजा होगी बी सी। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। आगे इसके बाद है समकोण। सिंपल सा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि इनके एक कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका ये कोण है 90 डिग्री का। ठीक है, और ये कोण जहाँ भी होंगे 90 डिग्री का वो क्या बनाएंगे? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद इनके बाकी दो कोण जो हैं वो क्या होंगे? दोनों एक्यूट होंगे, यानी न्यून कोण होंगे, और दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। जैसे इसके अलावे इस त्रिभुज में दो कोण बच गए, एक कोण ए, दूसरा कोण है यहाँ पर सी। इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तब जाके इन दोनों को मिला के 90 और यहाँ पर 90, तो कुल हो जाएगा
180 डिग्री जो कि त्रिभुज के तीनों का योगफल होता है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण ये 90 डिग्री की है, इसके सामने वाली भुजा AC है। ठीक है, तो AC को हम लोग क्या बोलते हैं, AC को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेनस, ये त्रिभुज का कर्ण है। उसके बाद इसके अलावे दो भुजा यहाँ बच गया, AB और BC। ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं, और दूसरा हो गया ये बेस, ठीक है, जिसको आधार बोलते हैं। आपको याद रखना है इसका। अब पाइथागोरस जानते होंगे क्या होता है, H² बराबर B² प्लस P², ये इसका रिलेशन होता है। आगे इसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी एक कोण जो है यहाँ पर अधिक कोण दिख रहा है आपको। अधिक कोण मतलब क्या, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, वो कहलाता है अधिक कोण। ठीक है, तो इसी से आपको रिलेट करना है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ डायग्राम में ये कोण आपका है 140 डिग्री, तो बाकी बचे दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, और दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। ठीक है, तब जाके 40 प्लस 140 हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें लिखा गया है कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टू एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो बाकी जो दो कोण बचे उनका योगफल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। उसके बाद लॉन्गेस्ट साइड जो है वो किसके सामने होगा, जो अधिक कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी होगी। जैसे आप देख सकते हैं कोण A के सामने भुजा बन रही है BC, यही BC भुजा इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, और सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, यानी आपको बताया है कि ये बाकी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री से कम होता है। ये सब आपको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल इस पर दिया जाता है। आगे इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो है कंबाइंड क्लासिफिकेशन यहाँ मैंने लिख दिया है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे खास ज़रूरी नहीं है। आगे इसके बाद है ट्रायंगल फॉर्मेशन, यानी त्रिभुज कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनका नियम सिंपल सा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तब जाके वो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रायंगल है ABC, इनकी भुजाएं A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C है। अगर ये त्रिभुज बन रहा है तो इसमें ये कंडीशन जरूर लगेगा, यानी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं A प्लस B C से बड़ी है और इन दोनों का डिफरेंस C से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, बीच में आपको C को रखना है, एक तरफ जिधर बड़ी है उधर दोनों को जोड़ के देना है और जिधर छोटी है उधर दोनों को घटा के देना है, तब जाके आपको देखना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर करेगा तो ये त्रिभुज बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, आप इसी तरह से सभी भुजाओं पर लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहा कि बताओ भाई 5, 8 और 10 क्या इससे त्रिभुज बनेगा, तो आप कैसे सोचेंगे, अब इनको दो भुजाओं को जोड़ेंगे, जैसे 5, 8, 13 हो रहा है, क्या ये 13, ये तीसरी भुजा जो बची है वो 10 से अधिक है, एकदम है, इसका मतलब ये ट्रायंगल बन सकता है। इसके बाद आगे देख सकते हैं आप, ये दोनों का डिफरेंस देखकर 8 और 5 का डिफरेंस 3, तो 3 से बड़ी है 10, इसका मतलब कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, ये ट्रायंगल बन जाएगा। और दूसरा मान लीजिए कोई दे दिया आपको कि 2, 5 और 10 क्या इनसे ट्रायंगल बन सकता है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले 5 और 2 को, ये हो रहा है 7, क्या ये 7 ये 10 से बड़ा है, नहीं है, इसका मतलब इससे ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि ट्रायंगल बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे इसके बाद है कि डिटरमाइन ट्रायंगल टाइप, यानी ट्रायंगल के टाइप को कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे, यानी कैसे जानेंगे कि ये न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए हम लोग पीछे पढ़े हैं कोण के आधार पर, तो हम लोग जान सकते हैं कि ये न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और अधिक कोण त्रिभुज है, लेकिन अगर कोण नहीं दिया हो तो कैसे निर्धारित करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन मैंने लिख दिया है। न्यूनकोण त्रिभुज में आपको देखना है कि अगर C सबसे बड़ी भुजा है तो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग इस भुजा के स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज में स्क्वायर का योग क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो समकोण त्रिभुज है उसमें सीधा सीधा पाइथागोरस आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बाकी आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये आप सिंपल सा याद रख सकते हैं। उसके बाद अधिकोण त्रिभुज में आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो बड़ी होती है बाकी अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योग से।
ठीक है। तो ये कंडीशन से आप त्रिभुज को डिसाइड कर पाएंगे। तो सवाल जब हम लोग बनाने लगेंगे तब जाके अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। और ये भी सवाल में अच्छी तरह से लागू करके हम लोग समझेंगे ये किस तरह से काम आता है, ठीक है। आगे इसके बाद है त्रिभुज के आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब देख सकते हैं डायग्राम, सिंपल सा चीज समझना है इसमें कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर जो कोण बन रहे हैं वही कहलाते हैं इनके इंटीरियर एंगल्स यानी आंतरिक कोण, बाहर वाले नहीं, केवल अंदर वाले। जैसे त्रिभुज एबीसी है, इनके 3 अंदर के कोण है। ये मान लीजिए अल्फा है, ये अगर बीटा है और ये गामा है, तो यहाँ पर 3 कोण बने हैं। और ये तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है त्रिभुज के बाह्य कोण। अब त्रिभुज के आंतरिक कोण हमने देख लिया, अब देखेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी भुजा को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीसी को मैंने बढ़ाया इस तरह से आगे डी तक, तो इसको बढ़ाने से ये वाला एंगल क्रिएट हो गया, ठीक है। सिंपल सा आप यहाँ पर समझिए, मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा। इसी कोण को कहते हैं क्या? बाइकोन, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, आप इस तरह के चीज़ को किसी भुजा पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर कोण बनेगा, आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर कोण बनेगा, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर बने, आप किसी दिशा में बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि त्रिभुज का जो ये बाह्य कोण बना है इसका नाम क्या है? ए सी डी। तो ये ए सी डी जो है बराबर होता है इनके बगल वाले को छोड़ देना, यानी इनके जो आसन्न कोण है इसको छोड़ के बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। पहला कोण हो गया आपका ए बी सी, ये वाला, ठीक है। और दूसरा हो गया बी ए सी, ये वाला। इन दोनों का योगफल इसके बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख सकते हैं। आप इस डायग्राम को दिमाग में बैठा लीजिए और ये चीज़ को भी दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आगे इसके बाद आंतरिक कोण समद्विभाजक यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होता है? सिर्फ इसको समझना है कि ये होता क्या है। आंतरिक कोण समद्विभाजक, जैसे आप ट्रायंगल यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें किसी भी कोण का समद्विभाजक खींचा जा सकता है। यहाँ पर मैंने खींचा है बी से बी का समद्विभाजक, जो कि सामने वाली भुजा डी को टच कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है बी डी, ये कोण बी का समद्विभाजक है, ठीक है। ये कोण जो है इसको दो बराबर भाग में बांटती है। अगर ये पूरा कोण मान लीजिए, ये पूरा कोण आपका 60 डिग्री का है, अगर ये समद्विभाजक खींच देंगे तो कोण दो बराबर भाग में बट जाएगा। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री, और ये भी होगा 30 डिग्री का, ठीक है। और ये चीज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए ए से अगर खींचें, ये कोण समद्विभाजक है, अगर ये कोण हमारा, ये कोण जो है अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा बट्टा 2, और ये भी हो जाएगा अल्फा बट्टा 2 यानी अल्फा का आधा, ठीक है। उसी तरह आप इधर भी कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। कोण सी बी डी यानी सी बी डी, ये वाला कोण बराबर है कोण ए बी डी, ए बी डी ये वाला कोण, ये दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। आगे इसके बाद बाह्य कोण समद्विभाजक यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? आप देख सकते हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, पीछे मैंने आपको बताया है। अगर इसका कोण समद्विभाजक खींच दें ये सी ई, तो ये पूरे कोण को दो बराबर भाग में बांट देगी। मान लीजिए ये पूरा बड़ा कोण जो है ये आपका है 110 डिग्री का, तो ये खींचने के बाद दो कोण बना, एक यहाँ एक यहाँ, तो प्रत्येक कोण कितना होगा? इसका हाफ हो जाएगा, यानी कह सकते हैं आप ये कोण होगा 55 डिग्री का और ये भी होगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये केवल एक्सटीरियर एंगल में आपको देखना है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ खींच दिए तो इसका अगर कोण समद्विभाजक खींच दें तो यहाँ पर एक कोण बना, ये दूसरा कोण बना, जो कि बराबर माप के होंगे। आगे इसके बाद है एंगल रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। आपने पीछे देखा आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, अब इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो देखना है। जैसे ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसका ये कोण अगर हम लोग देखें तो ये कितना है? थीटा है। और इसका जो ये कोण बी का कोण समद्विभाजक है ये खींचा गया है, जो इस कोण को बराबर भाग में बांट रहा है, और ये ई तक गया है, ठीक है। उसी तरह से फिर हम लोग क्या किए, बी सी को आगे बढ़ाए सी डी तक, और ये बन गया आपका बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसका समद्विभाजक जब खींचे तो ये गया इस तरह से, और ये भी मिल गया ई पर, तब जाके यहाँ पर एक कोण बन गया। अब ये जो कोण बना, ये कोण की माप कितनी होगी वही चीज़ आपको यहाँ पर जानना है। तो ये क्या होता है? ये वाला कोण का आधा होता है। जैसे ये अगर थीटा है तो ये कितना हो गया? थीटा। जैसे आप समझ सकते हैं वैल्यू लेकर, थीटा का मान मान लीजिए
अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 60/2 होगा, कह सकते हैं आप 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। डायरेक्ट सवाल आता है इस पर, आपको ध्यान से इसे याद रखना है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। आगे इसके बाद है एल्टीट्यूड साइड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, सिंपल सा आपको समझना है कि किन्हीं भी त्रिभुज के भुजाओं की अनुपात उनके संगत ऊंचाई के रेसिप्रोकल के अनुपात में होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायग्राम बनाया गया है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और इनके सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, जो कि आधार है। अगर हम लोग इसको ऊंचाई माने तो इसका आधार ये हुआ, अगर इसको ऊंचाई माने तो आधार ये हुआ। उसी तरह अगर हम लोग इसको ऊंचाई माने तो इसका आधार क्या हुआ, सी हुआ। तो तीनों भुजा आपके पास है। अब आपको समझना है कि अगर मान लीजिए ए से खींचा गया ये जो ऊंचाई है इसका नाम h1 है, बी से खींचा गया ऊंचाई जो है इसका नाम h2 है, और सी से खींचा गया ऊंचाई जो है इसका नाम h3 है। तो क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पर, तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो इनके संगत ऊंचाई के रेसिप्रोकल के रेशियो में होगा। तो ए जो है यहाँ पर भुजा, इसका ऊंचाई क्या है, h1 है, तो h1 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा आपको देना है 1/h1। ठीक है, उसी तरह बी का ऊंचाई h2 है, तो इसको 1/h2 दिए। सी का ऊंचाई आप देख सकते हैं h3 है, तो यहाँ पर 1/h3 आया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल आता है। उसी तरह इसको जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर h1 h2 h3 का रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/a, यानी भुजाओं का रेसिप्रोकल का रेशियो यहाँ पर जो है वो ऊंचाई का रेशियो बन जाएगा। ठीक, और ये कैसे होता है आप समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो हम लोग एरिया निकालते हैं वो निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट करते हैं, यानी आधार गुना ऊंचाई करते हैं। अगर हम लोग ए को आधार माने तो ऊंचाई ये आएगा, अगर इसको आधार माने तो ऊंचाई इसका h2 आएगा, अगर ये सी को आधार मान ले तो इसका ऊंचाई h3 जो है ऊंचाई में आएगा। और तीनों से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल इक्वल होगा। अगर क्षेत्रफल को इक्वल कर देंगे और इसको एक कांस्टेंट मान लेंगे तो यहाँ से आपको ये रेशियो मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि यह फॉर्मूला यह बताता है कि जो भुजा जितनी बड़ी है उसकी अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई उतनी छोटी होगी। रेशियो हमेशा उल्टा होता है, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज की आधार जो है अगर 10 है और ऊंचाई मान लीजिए 6 है, ठीक है, ये ऊंचाई आपका, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुना 10 गुना 6। कैलकुलेट करने के बाद ये देगा 30, यानी 30 यूनिट स्क्वायर जो है इसका एरिया आया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आधार अगर हम लोग छोटा कर दें, आधार को आधा कर देते हैं यानी 5 कर देते हैं, और एरिया वही रखना है, तो ऊंचाई आप देखेंगे बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, सिंपल सा आप निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 30 करके। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 6 बार में कटेगा, h बराबर कितना होगा, 2×6=12। तो ऊंचाई यहाँ पर बढ़ गया, यानी जो भुजा जितनी बड़ी है उसकी अल्टीट्यूड छोटी है। यहाँ पर भुजा बड़ी थी 10, ठीक है, 10 बड़ी थी, ऊंचाई 6 था। यहाँ पर जो है आधार क्या हो गया, हम लोग आधार 5 कर दिए तो ऊंचाई कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि ऊंचाई बढ़ गया। तो ये चीज़ आपको समझकर याद रखना आगे। इसके बाद है ट्रायंगल का एरिया किसी भी भुजा को बेस मानकर निकाला जा सकता है। जो चीज़ मैंने आपको पीछे बताया वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, आप इसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं आगे। इसके बाद है रेसिप्रोकल सम थ्योरम, एल्टीट्यूड और इन रेडियस का संबंध। ये चीज़ हम आगे बताएंगे आपको जब इसका टाइम आएगा, तो फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि ये जैसे त्रिभुज है, इनकी 3 ऊंचाई है h1, ठीक है, ये हो गया आपका h1, और h1 है, ये b से खींचा गया, h2 है, और c से खींचा गया h3 है। तो इसमें ऊंचाई के रेसिप्रोकल का जो योगफल होता है वो इन रेडियस का रेसिप्रोकल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हम लोग इस तरह से खींच देंगे जो इन तीनों भुजाओं को टच कर रही है, तो इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा r, वही चीज़ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में बैठा कर रखना है आगे। इसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, इनके ऊंचाई समान होते हैं। कोई भी समबाहु त्रिभुज अगर हम लोग बनाएं तो उसका जो ऊंचाई होगा, चाहे आप इधर से खींचें चाहे इधर से खींचें या फिर इधर से खींचें, वो सभी बराबर माप के होंगे। वही चीज़ आपको याद रखना है। अगर सवाल में दे दिया कि किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप क्या बताएंगे, इक्विलेटर यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है,
इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इनके दो ऊंचाई बराबर होते हैं, दो अल्टीट्यूड। जैसे मान लीजिए ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दोनों भुजा इसकी बराबर है, तो इस भुजा से जो ये जैसे इस भुजा पर जो ये ऊंचाई खींचा गया है, मान लीजिए h1 है, और इससे जो ये खींचा गया इस पर ये मान लीजिए h2 है, तो यहाँ पर h1 बराबर होगा h2 के। ठीक है, इसका ऊंचाई अलग होगा। जैसे ये आधार पर अगर हम लोग ऊंचाई खींचे तो ये ऊंचाई का माप अलग होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, और बाकी थ्योरम जैसे सब पर लागू होता है इस पर भी लागू होगा। आगे इसके बाद ये है, ये डायग्राम आप दिमाग में बैठा लीजिए। इस पर बराबर सवाल आते रहता, और जब भी इस पर सवाल आएगा तो डायग्राम के साथ सवाल आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये डायग्राम है, इसमें ये कोण दिया है ए, और ये कोण है बी, और ये कोण है सी, और ये कोण पूछा जाता है तो क्या करेंगे, अंदर के तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। या फिर मान लीजिए ये कोण दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये आपसे पूछ लेगा तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करना है। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कि इसी को भी आप बढ़ा सकते हैं, चाहे इसको बढ़ा लीजिए चाहे इसको बढ़ा लीजिए। इसको हम लोग अगर आगे बढ़ा दें इस तरह से, तो आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल बन गया। एक तो इसका नाम दे दीजिए डी, तो ये बन गया ए बी डी, और दूसरा बन गया डी सी, इसका नाम ई दे दीजिए। ठीक है, डी सी ई। अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखें बड़ा वाला ए बी डी, तो इसमें ये कोण दिया है ए और ये कोण दिया है बी, और ये कोण जो है इस त्रिभुज का क्या होगा, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो ये कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल यानी ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये कोण को आप लिख सकते हैं कितना, ए प्लस बी। ठीक है, और ये कोण आपको पता है कि ये सी है, और इस छोटा वाला त्रिभुज का अगर देखें तो ये कोण छोटा वाला का बाह्य कोण है यानी एक्सटीरियर एंगल है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अंदर के दोनों कोणों को जोड़ देंगे। ठीक है, आसन्न कोण नहीं, बाकी दोनों कोणों। तो ए प्लस बी यहाँ है, सी यहाँ है, जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे तो ये लास्ट था। अब जो है अगले क्लास में हम लोग इन सब पर आधारित जितने भी सवाल बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं रेगुलर, वो सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको पूरी तरह से देखना है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।